पल्स रेट इज द नंबर ऑफ पल्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी पल्स हम फील कर रहे हैं इसके लिए रहता है। और इसके लिए काफ़ी सारे एरियाज रहते हैं हम पल्स को डिनोट करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर, जैसे कि हम जनरली रेडियल पल्स से इसको जो है फील करते हैं कि यहाँ पर जो हम इसको पैल्पेट करते हैं पल्स रेट को। और ये एक मिनट में एडल्ट की 72 बार पल्स करती है, यानी कि मतलब हम उसमें पैल्पेट करते हैं। ठीक है, तो ये 72 बार एक मिनट के अंदर, यानी एक मिनट के अंदर ये 72 बार हमको फील होगी। ठीक है, जैसे हार्ट बीट होती है, तो ये हार्ट बीट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है इज अ क्लिनिकल स्टेट में। ठीक है ना, क्लिनिकली जो है हार्ट की स्थिति को बताया जाता है इसके थ्रू। और पल्स रेट एक मिनट में 72 ये जो है एडल्ट का है। और अगर इन्फेंट का देखा जाए तो 150 से लेकर 180, और एट द बर्थ में देखा जाए जो बर्थ के टाइम पर जो बच्चा रहेगा उसका 130 से 140 तक। और जब 10 साल का अगर बच्चा हो तो 90, यानी कि जैसे जैसे एज कम होती है पल्स रेट थोड़ी हाई रहती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग पल्स रेट घटती जाती है। तो जब ये एडल्ट जो प्यूबर्टी के बाद जो 72 है, तो क्या बुढ़ापे में जाकर जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनकी पल्स कम हो जाती है? हाँ बिल्कुल कम हो जाती है, उनकी 60 पर लगभग पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो पल्स रेट, और एटलीस्ट 30 सेकंड तक जो है पल्स को फील करना है, जिससे कि उसको अच्छे से उसको समझा जा सके, उसकी इंटेंसिटी को और उसकी रिदमिसिटी को, कि किस तरीके से पल्स जो है उसको फील किया जा सके, और उसके बारे में ये समझा जा सके कि हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसको जानने के लिए कम से कम 30 सेकंड तक हम उसको पल्स को यहाँ पर पैल्पेट करना पड़ेगा, तब जाकर उसको दुगना कर दो, फिर वो 1 मिनट का जो है अमाउंट निकल आएगा, मतलब अमाउंट क्या है कि 1 मिनट का पल्स निकल आएगा। ठीक है, अलग अलग पल्स पॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि पहला है आपका टेम्पोरल पल्स, जो कि यहाँ पर होता है टेम्पोरल पल्स। फेशियल पल्स, जो कि फेशियल आर्टरी एंगल ऑफ जॉ में पाया जाता है यहाँ पर। कैरोटिड पल्स होती है, ये कैरोटिड पल्स होती है यहाँ पर। ठीक है, नेक ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, कैरोटिड पल्स। दूसरा है तुम्हारा एक्सिलरी पल्स, जो कि यहाँ पर होगी एक्सिलरी में। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी से ब्रंकियल पल्स, जो कि फोसा ऑफ द मीडियल बाइसेप मसल्स यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से पता चलेगी, ये देखिए यहाँ पर हाथ रखेंगे पता चलेगा। ठीक है, और रेडियल पल्स ये वाली जो होती है अंगूठे की साइड वाली, दोनों हाथों में जो अंगूठे की साइड की तरफ होगी वो रेडियल पल्स होगी। ठीक है ना, हमेशा अंगूठे के अपोजिट साइड में नहीं, जिधर अंगूठा होगा उधर आप 3 उंगली रखेंगे, आपको पल्स की फील होगी। इधर वाले हाथ में भी जिधर अंगूठा होगा उधर की तरफ आप 3 उंगली रखेंगे, 3 रखें, 2 रखें, चाहे 1 रखिए, आपको पल्स फील होगी। अल्नर जो है, अल्नर पल्स जो है ओवर द लिटिल फिंगर साइड ऑफ द रेस्ट एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है ना, ये वाली जो है अल्नर आर्टरी, ठीक है, जो कि लिटिल फिंगर की तरफ। ठीक है, लिटिल फिंगर की तरफ ये वाली जो है ना यहाँ से फील होती है, ये अल्नर वाली। और फिमोरल आर्टरी जो कि फीमर में पता चलती है। ठीक है, पॉपिटियल पल्स जो है बिहाइंड द नी, नी का जो यहाँ पर एंगल होता है, नी एंगल, ठीक है ना, वहाँ पर इसमें फोसा जो बना रहता है, गड्ढा सा जो रहता है ना, वहाँ पर अगर रखेंगे तो वहाँ पर पॉपिटियल पॉप्लिटियल आर्टरी का जो है फील होगी। और डोर्सल पेडिक पल्स जो है डोर्सम ऑफ द फुट, यानी कि डोर्सम यानी कि पीछे की साइड से जो डोर्सम का वहाँ पर फुट में पता चलेगी। टिबिया पल्स जो है टिबिया के पास जो है पल्स पता चलेगी, अगर ऐसे रखेंगे टिबिया में तो वहाँ पर टिबिया में पता चलेगी। ठीक है, ये जो है 11 पॉइंट होते हैं पल्स को पल्पेट करने के लिए। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है आपका रेडियल पल्स को। ठीक है, और डॉक्टर जब अगर पेशेंट जो है रेडियल आर्टरी नहीं आ रही तो तब उसके बाद जो है फेशियल पल्स को या कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। ठीक है ना, एग्जामिनेशन ऑफ रेडियल पल्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है एग्जामिनेशन करने की? उसके लिए एग्जामिनेशन ऑफ द पल्स इज द वैल्यूएबल द क्लिनिकल प्रोसीजर। कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर करने के लिए उससे पहले पल्स रेट देखा जाता है कि उसका जो हार्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, रिप्रेजेंट करती है हार्ट बीट को। जब हार्ट बीट को जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है तब हमने उसको पल्स को फील किया और देखा कि उसकी रिदम ठीक है, सही आ रही है, 72 आ रही है, इसका मतलब हार्ट उसका सही काम कर रहा है। तो हम कोई भी प्रोसीजर, चाहे उसको मेडिसिन देना हो, चाहे उसका कोई सर्जरी करनी हो, चाहे XYZ कोई भी हमें प्रोसीजर करना हो, तो वो हमें उसके लिए उसका हार्ट का ठीक काम करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमें पता चल जाता है। अगर मान लो कि ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है हार्ट तो उसकी पल्स पे भी इफेक्ट आएगा। अगर हार्ट जो है ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है, उसकी रिदमिसिटी जो है कम कम हो गई है, इंटेंसिटी घट गई है, या उसको जो इम्पल्स मिल रही है वो घट गई हैं, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उस पर इफेक्ट आया, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टली क्या है हमारे पल्स में उसका फील आएगा। ठीक है, तो द एग्जामिन द पल्स इम्पोर्टेंट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कार्डिक फंक्शन,
तो कार्डिक फंक्शन का कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिसिटी, ये सब जो है ऑब्टेन कर पाते हैं हम, ये देख पाते हैं हमारी पल्स के थ्रू, ठीक है। और पल्स का से प्रेशर का भी, आर्टियल ब्लड प्रेशर, ये सब भी जो है क्लियर पता चल पाता है, ठीक है, क्लियरली पता चल पाता है। लेकिन हर कोई इसको एग्जामिन नहीं कर पाता इजीली। इसका मेथड क्या है एग्जामिन करने का? रेडियल पल्स को एग्जामिन करने का क्या है कि इसमें 3 फिंगर लगती हैं, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर। ये जो 3 फिंगर होती हैं, 5 में से 3, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है ना। इन तीनों को प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जो है इसको प्लेस किया जाएगा। मेरे इस वाले हाथ में जब किया जाएगा तो दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ये इंडेक्स फिंगर कहाँ आ जाएगी? आगे की तरफ आ जाएगी, और इससे बीच वाली जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर जो पीछे की तरफ रहेगी। अंगूठे की साइड में कौन सी रहेगी? इंडेक्स फिंगर रहेगी। तो इंडेक्स फिंगर इज द ऑक्लूड द ब्लड फ्लो फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। जब उसमें जो ऑक्लूड है यानी ब्लड फ्लो, वो किस तरीके का ब्लड फ्लो आ रहा है इस बारे में हमें पता चलेगा। वहीं रिंग फिंगर से अगर जो हमें पता चलता है वो रिट्रोग्रेड ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी कि जो वापस जो ब्लड आ रहा है वो उसका फील कितना आ रहा है, तो वो वहां पर इस तरीके से हमें पैल्पेट होगी, ठीक है ना, वाइब्रेट करेगी हल्का सा। मिडिल फिंगर क्या करती है? मिडिल फिंगर द पल्स, एसेस द पल्स, यानी कि पल्स की असेस करती है कि कितनी पल्स हमको फील हो रही है। दोनों के बीच वाली जो उंगली है मिडिल वाली, उसमें हमको पल्स जो है फील होती है, और आगे पीछे वाली जो है उसमें प्रेशर से फील होता है हल्का सा, और बीच वाली में जो है वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो है उसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑब्जर्वेशन द ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। जब उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे? उसमें ध्यान देंगे हम पल्स की रेट पर, उसकी रिदम पर, उसके करेक्टर पर, यानी किस तरह का करेक्टर है, तेजी से धड़क रही है या मतलब तेजी से पल्स जो है फील हो रही है, या थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, बार बार अपना जो है कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना। वो वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ रहा है, यानी कितनी ज़्यादा तेजी से मतलब प्रेशर फील हो रहा है। कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल वॉल, तो ब्लड वेसल वॉल जो है आसानी से मिल जा रही है या थोड़ा मशक्कत करनी पड़ रही है मिलने में, बार बार खो जाती है ना। डिले द पल्स, जैसे एक बार पल्स फील हुई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब उसमें डिले हो जाता है, लगातार चल रही है, फिर एक बार गैप आया बीच में, फिर उसके बाद पल्स फील हो रही है, वो डिले द पल्स हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम उसमें एग्जामिन करते हैं पल्स को रीड करते समय। क्या क्या हमें देखने को मिलता है डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स में? अब ये ब्लड वेसल यहाँ तक था पल्स रेट, और फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिस्टर्बेंस ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेसल। कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो हैं जो हार्ट को सप्लाई देती है। जब एरोटा से ब्लड निकलता है तो जो डायरेक्ट पहली जो ब्रांच निकलती है वो हार्ट के लिए निकलती है। एरोटा से निकलती है, यानी एरोटा कहाँ से निकल रहा है? जब वेंट्रिकल से निकलने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सबसे पहली ब्रांच जो निकलेगी वो कहाँ निकलेगी? हार्ट के लिए निकलेगी, उसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी के लिए। पहले सबसे पहली जो हार्ट से निकली ब्रांच वो है एरोटा, एरोटा से निकलने वाली जो फर्स्ट ब्रांच होगी वो होगी कोरोनरी आर्टरी, और वो एक क्राउन की तरह बनाती है हार्ट को, ऐसे दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से निकल कर आती है, इसलिए उसको कोरोना बोलते हैं। मतलब कोरोना जो है लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राउन, इसलिए बोलते हैं उसको कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी ब्लड वेसल जो है कोरोनरी आर्टरी, द हार्ट मसल द सप्लाई द 2 कोरोनरी आर्टरीज एंड राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी विच आर द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एरोटा एंड द क्राउन शेप में रहता है, ठीक है। इसमें जो है कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड की सप्लाई है, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से देखा जाए तो उससे लार्जर ब्लड जो है सप्लाई आती है, यानी कि सबसे बड़ी अगर कोरोनरी आर्टरी दी गई तो राइट साइड वाली रहती है, ठीक है। राइट साइड वाली जो है बड़ी कोरोनरी आर्टरी रहती है, फिर उसके बाद जो है लेफ्ट वाली जो है उसमें 15 से 20% रहता है। लेकिन जो ह्यूमन की जो बीइंग की जो आर्टरीज हैं सप्लाई ऑलमोस्ट उसकी भी फिर सब ब्रांच हो जाती हैं आगे जाके, वो फिर 20 to 30, यानी कि इनकी जो लेफ्ट और राइट की जो मेन है, जो राइट वाली है वो 50 to 60%, और जो लेफ्ट वाली है वो 15 से 20%, और बाकी की जो इनकी भी सब ब्रांच बनती हैं आगे जाके कोरोनरी आर्टरीज की, जो मेन कोरोनरी आर्टरीज हैं वो उनसे 20 to 30% सप्लाई ऑफ द ब्लड हार्ट को जाता है, ठीक है। जो सप्लाई है ब्लड की वो इतना इस तरीके से रहता है। बाकी का जब जो सप्लाई जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तब उसकी सप्लाई जो है कोरोनरी वेन्स के थ्रू फिर कहाँ पहुँच जाती है? वेना केवा में, और वेना केवा से फिर हार्ट में, और फिर हार्ट से लंग्स को, लंग्स से निकलकर कोरोनरी पल्मोनरी वेन से होती हुई कहाँ जाएगी? हार्ट को। जब पल्मोनरी वेन से जब हार्ट को आएगी तो फिर वहां से वेंट्रिकल से निकलेगी एरोटा में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, जैसे कि इसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाती है, यानी कि डिसीज का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस तरीके से कि जो कोरोनरी सप्लाई आ रही है ब्लड की उसमें किसी प्रकार का कोई प्लाक या कोई उसमें
ब्लॉकेज हो जाए, ऑक्लूजन पैदा हो जाए, यानी कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इट इज द डिसीज कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई द कार्डिक मसल्स। जो कार्डिक मसल्स को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से कई सारी चीजें हो सकती हैं, उसमें नेक्रोसिस वगैरह हो सकती है, ठीक है, और डेड हो सकते हैं वो। तो उस कंडीशन में उसको, उसमें जो ऑक्लूजन पैदा हुआ है, यानी कि उसमें जो रुकावट पैदा हुई है किसमें, कोरोनरी आर्टरीज में, उसको बोलते हैं CAD, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, CAD द ऑक्लूजन ऑफ द पार्शियल एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जहां जिस सप्लाई जा रही है, यानी कि जिस टिश्यू में सप्लाई जा रही है हार्ट के, वो टिश्यू जो है डेड हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, और डेड हो जाने की वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिससे हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी भी पार्ट में अगर हो, तो वहां से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, यानी कि वो इम्पल्स पर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी क्योंकि डेड हो गया टिश्यू। तो जिसकी वजह से क्या होगा, MI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आगे चल के ये MI जो है उसका कॉज करेंगे MI के लिए। द कोरोनरी ऑक्लूजन कॉज्ड बाय द एथेरोस्क्लेरोसिस। जो कोरोनरी ऑक्लूजन है, यानी कोरोनरी आर्टरीज में जो ऑक्लूजन हुआ है, जो रुकावट पैदा हुई है, उसका मेन कारण क्या हो सकता है, वो हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है कि जब किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर, चाहे वो कोरोनरीज हो, चाहे वो अदर कोई आर्टरीज हो, चाहे वो कोई वेन हो, कोई भी ब्लड वेसल्स हो, कोई भी ब्लड वेसल है, उसके अंदर अगर कोई प्लाक इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस आ जाए, ठीक है, यानी कि वो रिजिड हो जाए हल्की सी, और उसमें उसके जो ल्यूमन है उसकी नैरोइंग हो जाना, ल्यूमन का कम हो जाना, उसमें स्टिफनेस आ जाना, उसमें अंदर प्लाक जमा हो जाना, जिससे कि ब्लड की सप्लाई जिस एरिया को जा रही है, जिस टिश्यू को जा रही है, वहां कम पहुंचना, उस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। ब्लड वेसल्स का रुकावट पैदा हो जाना, ब्लड वेसल एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि प्लाक वगैरह जमा हो जाता है, ठीक है। इसमें दूसरी एक प्रॉब्लम रहती है हार्ट में, मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया जो है, मायोकार्डियल इस्कीमिया इस चीज के लिए होता है जब ब्लड सप्लाई, जो हार्ट की जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स हैं, उनको जब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। और इसमें पार्शियली भी हो सकता है या कंप्लीटली हो सकता है, यानी कि अब डिपेंड करता है कि वो ऑक्लूजन जो CKD पहले पढ़ा है, एथेरोस्क्लेरोसिस, या किसी भी कारण से, किसी भी ऑक्लूजन की वजह से जो ब्लड की सप्लाई कम पहुंच रही है, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या किसी अदर कारण से, ठीक है, वो जो ब्लड की सप्लाई पहुंच रही है, कम पहुंच रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इस्कीमिया। अब मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से जो आगे होगा वो अलग की चीज है, लेकिन इस्कीमिया जो है, ब्लड का फ्लो वो अफेक्ट होगा, यानी कि दो तरीके से, या तो कंप्लीट भी हो सकता है या पार्शियली हो सकता है, यानी कि कम सप्लाई जाए और ये बिल्कुल ही ना जाए। कंप्लीट मतलब बिल्कुल ना जाए, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत जा रहा है। The myocardial decrease the several the due to the occlusion of the coronary artery. Blood flow the usually restore the small quantum of the myocardium affect the ischemia due to the obstruction of the smaller blood vessels. जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो सप्लाई जा रही है उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ड्यू टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कोरोनरी कोलेट्रल आर्टरी। जो उसकी कोलेट्रल आर्टरी, यानी कि आर्टरी के साथ जो अलग से जो ब्रांचेस थी, उनमें क्या होने लगेगा, आर्टरीज में कोलेट्रल होने लगेगा, यानी कि वो उनमें ब्लड की सप्लाई कम होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होने लगेगी। क्या होने लगेगी, नेक्रोसिस। एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस। दोनों में डिफरेंस होता है। एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सुसाइड भी कह देते हैं, और नेक्रोसिस होती है सेल का मर्डर करना, या सेल को किसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल किसी भी कारण से, जैसे कि उसको ब्लड की सप्लाई ना पहुंचे या फूड ना पहुंचे या उसमें टेम्परेचर बढ़ जाए या किसी भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से जब कोई डेथ होती है टिश्यूज की, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। अगर सेल खुद से मरना चाह रही है, सुसाइड करना चाह रही है, प्रोग्राम किया कि सेल ने कि मुझे सेल्फ मरना है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस, ठीक है। किसी भी लोकलाइज्ड एरिया में नेक्रोसिस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई यानी कि न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, तो सेल क्या होगी उस कंडीशन में, एडेप्टेशन तो कर नहीं पाएगी, तो उस कंडीशन में नेक्रोसिस हो जाती है। और उस नेक्रोसिस में वो सेल मरेंगी, सेल से वो टिश्यू, वो पर्टिकुलर टिश्यू जाएगा, टिश्यू की वजह से MI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, जब बार बार जो मैं MI बोल रहा था वो क्या है, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, ये है इट इज द नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम कॉज द इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो ड्यू टू द एम्बोलस, थ्रोम्बस
वस्कुलर स्पाज्म यानी किसी भी, या तो एम्बोलस बन जाए या थ्रम्बस बन जाए, थ्रम्बस मतलब क्लॉट बन जाए, या वस्कुलर स्पाज्म हो जाए, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या हो जाए, वो स्टिफनेस आ जाए, स्पाज्म हो जाए, उसमें ना तो वो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। या फिर उसमें एम्बोलस बन जाए, यानी कि उसमें गैप आ जाए बीच में। एम्बोलस का मतलब है कि जैसे पानी में बबूले बन जाते हैं, इस तरीके का उसमें गैप बन जाए, तो प्रॉपर सप्लाई नहीं आ पा रही, ठीक है, तो एम्बोलस बन जाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट अटैक। तो ये क्या करेंगे, कॉज हार्ट अटैक को कॉज करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दैट एंड द रैपिड ड्यू टू द वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है। जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है तो ड्यू टू द वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, यानी कि फाइब्रिलेशन मतलब जो हार्ट की जो ब्लड सेल्स, मतलब हार्ट की जो सेल्स हैं उनमें किसी प्रकार की जो इम्पल्स है वो कंडक्ट नहीं करती, यानी कि इम्पल्स कंडक्ट होना बंद हो जाती है, ठीक है। दैट इज द वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, जिससे कि वेंट्रिकुलस क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देते हैं। हार्ट का जब जो वेंट्रिकुलर है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, उसमें सिस्टोल ही नहीं होगा, तो ब्लड की सप्लाई बाहर नहीं जाएगी, जिससे क्या होगा, आदमी का हार्ट जो काम करना बंद कर दिया, आदमी डेथ, कोई भी है ना पर्सन डेथ हो जाएगा। मायोकार्डियल स्टर्निंग, मायोकार्डियल स्टर्निंग और एमआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। मायोकार्डियल स्टर्निंग इज द टाइप ऑफ द ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिट मैकेनिकल डिसफंक्शन ऑफ द हार्ट कॉज्ड बाय द माइल्ड रिडक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। इसमें क्या हो रहा है, एमआई में कंप्लीटली ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो एमआई हो गया, यानी कि ब्लड ना जाने की वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हुई और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मायोकार्डियल स्टर्निंग में ब्लड फ्लो तो जा रहा है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जा रहा, कम अमाउंट में जा रहा है, लेकिन जा रहा है। द सब स्टेशियल रिडक्शन इन द कोरोनरी ब्लड फ्लो कॉज द इस्कीमिया फॉलोड बाई, यानी कि इस्कीमिया क्या था, इस्कीमिया वही है जहां ब्लड की सप्लाई कम जाने लगे, उसको क्या बोलते हैं, इस्कीमिया, ठीक है, जिससे हाइपोक्सिया भी हो जाता है। इस्कीमिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, इस्कीमिया मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये चीज ध्यान रखो कि ब्लड की सप्लाई कम होना इस्कीमिया, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना हाइपोक्सिया, और अगर ब्लड सप्लाई की वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो होगी नेक्रोसिस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज में। कोरोनरी ब्लड फ्लो कॉज द इस्कीमिया फॉलोड बाय द नेक्रोसिस, फॉलोड बाय मतलब पहले इस्कीमिया होगा, यानी कि ब्लड की सप्लाई कम होगी, किस वजह से, कि कोरोनरी आर्टरी में सबस्टेशियल रिडक्शन, यानी कि उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कुछ इशू रहा, और उसकी वजह से उसमें ब्लड की में इस्कीमिया, यानी कि ब्लड का फ्लो कम हुआ पहले तो, फिर उसके वो फॉलोड करेगा नेक्रोसिस को। द माइल्ड रिडक्शन ऑन द ब्लड फ्लो कॉज द ओनली इस्कीमिया एंड इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू कॉज नेक्रोसिस, यानी कि इतनी सप्लाई तो जा रही है कि नेक्रोसिस ना हो, लेकिन नेक्रोसिस ना होने के बाद, नेक्रोसिस कब होगी, जब उसको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाए, तब क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। लेकिन अभी सप्लाई मिल रही है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रही, कम मिल रही है, तब उस कंडीशन में जो मायोकार्डियल सेल जो फील करेंगे मायोकार्डियम, वो क्या करेंगे, मायोकार्डियल स्टनिंग, यानी कि सफ़र कर रही हैं, वो ऐसा सफ़र कर रही हैं कि उनको अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, वो अडेप्ट करेंगे अपने आप को कि कम से कम ब्लड सप्लाई में, कम ब्लड सप्लाई का मतलब है कम खाना और कम ऑक्सीजन की कंडीशन में कैसे सर्वाइव किया जा सके। तो वो हार्ट जो है उस पर प्रेशर फील होने लगेगा, और हार्ट का जो कंडक्टिविटी है या हार्ट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि कम तेजी से धड़केगा, ठीक है ना, जिससे हार्ट की कभी कभी क्या साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स वो क्या होते हैं, कार्डिक पेन हो सकता है, यानी कि जिसको एंजाइनल पेन बोलते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, पेल्पिटेशन हो सकता है, पेल्पिटेशन मतलब हार्ट बहुत तेजी से धड़कता हुआ महसूस होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेटिंग, एंजाइटी, है ना, एंजाइटी मतलब कि उसको घबराहट हो रही बार बार, ठीक है ना, एंजाइटी वगैरह होने लगे। तो कार्डिक पेन क्या होता है, यहाँ पर जो आया ना सबसे पहले कार्डिक पेन जो है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तुम्हारे सिलेबस में भी है। कार्डिक पेन को एक पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट किया जाता है, एंजाइनल पेक्टोसिस। वैसे तो पेन होता है, लेकिन जब हार्ट की पेन की बात आती है, जब हार्ट में जब शार्प शूटिंग एकदम पेन होता है, पिन पॉइंट जैसा पेन होता है, उसको बोलते हैं एंजाइनल पेक्टोरिस। जब हार्ट में पेन होता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंजाइनल या एंजाइना से, ठीक है ना, एंजाइनल या एंजाइना या एंजाइनल पेक्टोरिस, किसी भी नाम से उसको जानते हैं। द कार्डिक पेन इज द चेस्ट पेन दैट इज कॉज्ड बाय द मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब ये किस वजह से हो रहा है कि जो सेल्स को जो ब्लड की सप्लाई नहीं जा पा रही थी, उनमें पेन शुरू हो गई, यानी कि वो सफ़र कर रही है,
तो उस कंडीशन में जो पेन हो रहा है चेस्ट में, वो हार्ट में जो चेस्ट में जो पेन होगा वो क्या कहलाएगा, एंजाइनल पेक्टोरिस। इट इज द कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज द कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। CAD का क्या है, मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। पेन स्टार्ट beneath the sternum and the radiate to the suffer the left arm and left shoulder, ठीक है। अब ये जो पेन है यहाँ पर तो फील होगा ही, यानी कि हार्ट में तो फील होगा ही, साथ में ये क्या है, शोल्डर में भी आपको रेडिएट होता हुआ मिलेगा, या फिर यहाँ पर आर्म में, यहाँ पर पूरे आर्म में या फिर शोल्डर में आपको पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। ये क्या है कि रेडिएट करता है, रेडिएट मतलब घूमता हुआ दर्द, यानी कि पहले तो हार्ट में हो रहा था, कुछ दिन तक तो हार्ट में हुआ या एक बार हुआ हार्ट में, फिर हार्ट में होना बंद हो गया, अभी कहाँ हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है। शोल्डर में लगातार पेन बना हुआ है, या फिर कभी कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या आर्म में पेन हो रहा है। लेकिन ये कौन सी, लेफ्ट वाली हमेशा, ऐसा नहीं कि राइट में हो रहा है तो आपका जो है एंजाइनल पेक्टोरिस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एंजाइनल पेक्टोरिस की कंडीशन में क्या है कि वो पेन जो है क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है सरफेस ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड द लेफ्ट शोल्डर। कार्डिक पेन इज द रेफर्ड पेन इसलिए मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह रेफर हो रहा है। इट इज द फेल्ट ओवर द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में फील हो रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि पूरी बॉडी से वो बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हार्ट को चाहिए मेन सप्लाई, उसको सप्लाई आ रही कम, क्या, इस्कीमिया, यानी कि ब्लड की सप्लाई कम आ रही है। अब उस कंडीशन में वो पेन जो है उसका जो इंफॉर्मेशन है वो जाता है ब्रेन को। जब ब्रेन को जाता है तो वो पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सप्लाई जा रही है उस हर जगह की सप्लाई को थोड़ा कम कर देता है, जिससे कि हार्ट पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो थोड़ा कम फील हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को जो सप्लाई आएगी ब्लड की वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मिल पाए, क्योंकि जैसे कि जो हार्ट पे सफ़र कर रहा है वो सफ़र ना करना पड़े। लेकिन वो किस कारण से उसको इस्कीमिया हुआ है उसके अलग अलग, जैसे कि एम्बोलस हो सकता है, या कोई उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या कोई और ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, ठीक है, जो भी कारण रहे उसका। हार्ट इज द लेफ्ट आर्म द डेवलप फ्रॉम द सम dermatomal segment of in embryo. Heart the left arm develop the same dermato segment in embryo. Embryo का मतलब है कि अगर हार्ट जैसे पेन जो होता है ना, क्या नाम है, किसी के अगर प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसा पेन होता है, इस तरीके का पेन जो है वहाँ पर जो पेन होगा, यानी कि प्रेगनेंसी वुमेन में को भी क्या हो सकता है, पेन महसूस हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन को पेन महसूस होने का मतलब क्या है कि जैसे कि उसको मायोकार्डियल या एमआई या इस्कीमिया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि एक अदर एम्ब्रियो होने की वजह से, यानी कि उसके बॉडी में एक और बच्चा होने की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन के, तो ब्लड की सप्लाई उसको ज़्यादा पड़ती है, यानी प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से भी हार्ट पर जो प्रेशर फील होता है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि लेफ्ट आर्म और हार्ट पर डेवलप हो सकता है सेम डर्मेटोलॉजिकल सेगमेंट, यानी कि उसका सेम पेन महसूस हो सकता है। कॉज ऑफ द कार्डिक पेन, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इस्कीमिया इज द मेनली ड्यू टू द हाइपोक्सिया, ठीक है। इस्कीमिया होगा मतलब ब्लड की सप्लाई कम गई, और ब्लड की सप्लाई कम गई तो उससे क्या होगा, ड्यू टू द हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाएगी। ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इस्कीमिया देयर द एक्यूमुलेशन ऑफ द एनारोबिक मेटाबॉलिक या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सच एज द यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ जाए, है ना, या फिर एनारोबिक मेटाबॉलिक, यानी एनारोबिक मेटाबॉलिक का मतलब है कि कोई भी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है यानी कम आ रही है, ब्लड में ही ऑक्सीजन कम आ रही है, यानी कि कोई रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकता है, तो उसके भी कारण हो सकते हैं। पेन प्रोड्यूस द सब्सटेंस लाइक द सब्सटेंस पी, द हिस्टामिन एंड काइनिन स्टिमुलेट द सेंसरी नर्व एंडिंग द लीडिंग टू द पेन, यानी कि जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस, पी, हिस्टामिन, काइनिन। ये जो काइनिन या हिस्टामिन या सब्सटेंस पी है ये जाते हैं किसको, ब्रेन को फंक्शन करते हैं, यानी ब्रेन को जाकर स्टिमुलेट करते हैं, और वहाँ पर पेन जो है फील होता है, यानी कि पूरी बॉडी में पेन कहीं पर भी हो, लेकिन उसके जो फीलिंग है वो प्रोसेसिंग कहाँ होगी, वो ब्रेन में जाकर होगी। वो कब होगी, जब हिस्टामिन या सब्सटेंस पी या काइनिन जैसा स्टिमुलेशन जो है सेंसरी नर्व को एंडिंग्स को जब मिलने लगेंगी, जब ये सब्सटेंस अगर उसको मिलेंगे तो वो फील होगा किसका, कि हार्ट में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, एंजाइनल पेक्टोरिस का, लीडिंग टू द पेन। फिर उसके बाद है आपका स्प्लेनिक पेन, यानी कि स्प्लेनिक एंड विसरल सर्कुलेशन द कंस्टिट्यूशन द पोर्शन, यानी कि एक तो ये हो गया, अभी हमने क्या पढ़ा
कि जो ब्लड सर्कुलेशन था एक तो जाता है लंग्स को, जब लंग्स को ब्लड की सप्लाई जाती है तो उसको बोलते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, और फिर जब हार्ट को ब्लड की सप्लाई जा रही है उसको हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर, कोरोनरी सर्कुलेशन। अभी हमने जो पढ़ा वो कोरोनरी सर्कुलेशन का पार्ट था। ये जो है ये हमारे विसरल सर्कुलेशन यानी कि हमारे अदर जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि जीआई ट्रैक हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, आपका पेल्विक एरिया हो गया, हाथ पैर हो गए, इनको जो ब्लड की सप्लाई जा रही है उसको बोलते हैं यहाँ पर विसरल सर्कुलेशन। ठीक है, विसरल सर्कुलेशन में जो मेन सर्कुलेशन है वो है मेसेंट्रिक सर्कुलेशन। मेसेंट्रिक सर्कुलेशन जो जीआई ट्रैक को सर्कुलेशन जाता है, स्प्लेनिक सर्कुलेशन जो स्प्लीन को जाता है, और हेपेटिक सर्कुलेशन जो कि हेपेटिक यानी कि लीवर को जाता है। ठीक है, द यूनिक फीचर ऑफ द स्प्लेनिक सर्कुलेशन इज दैट द ब्लड फ्रॉम द मेसेंट्रिक बेड एंड द स्प्लीन फ्रॉम द मेजर अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग टू द लीवर। अब क्या हो रहा है इसमें कि जो सप्लाई मेसेंट्रिक को जा रही है, ठीक है, और जो सप्लाई स्प्लेनिक को जा रही है, वहां से वो सप्लाई निकलकर सीधा कहाँ पहुंचती है, पहले लीवर के पास पहुंचती है, यानी कि लीवर पर ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, मतलब लीवर की तरफ जो है उन पे पोर्टल्स रहते हैं, हेपेटिक पोर्टल जिसको बोलते हैं, यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन भी होती है, हेपेटिक पोर्टल आर्टरी भी होती है, तो उसमें आर्टरी की भी सप्लाई आती है, वेन की भी। तो जो वेन की जो सप्लाई यानी ब्लड का फ्लो है, जीआई ट्रैक का, जो जीआई ट्रैक को ब्लड की सप्लाई आई, तो जीआई ट्रैक से जो ब्लड है वो डायरेक्ट किस में, वेना केवा में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पहले हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए लीवर को जाएगा। सेम ही स्प्लीन को जो सप्लाई आई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वहां से वो निकलकर सीधा वेना केवा के लिए सप्लाई नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, लीवर के पास जाएगी। फिर वो लीवर से यानी कि स्प्लीन का, जीआई ट्रैक का और लीवर का, यानी कि तीनों की जो ब्लड सप्लाई आई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो सारा का सारा सप्लाई कहाँ जा रहा है, लीवर के पास ही डायरेक्ट, और लीवर से फिर वो कहाँ जाएगा, वेना केवा को, इस तरीके से। ठीक है, द मेसेंट्रिक सर्कुलेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो, स्टमक से कितना जा रहा है, 35 से 100 ग्राम पर मिनट, और इंटेस्टाइन को 50 ml और पेनक्रियाज को 80 ml, यानी कि जीआई ट्रैक में। स्प्लेनिक सर्कुलेशन में देखा जाए तो इसमें द रिजर्वॉयर ऑफ द स्प्लीन की अगर बात करें तो स्प्लीन इज द रिजर्वॉयर ऑफ द ब्लड ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल के डायलेशन में भी काम आता है। ठीक है, और स्प्लीन द मेन ब्लड का रिजर्वॉयर भी है। यहाँ पर हमारा था जीआई ट्रैक के बारे में, सेंट्रिक सर्कुलेशन का मतलब था यहाँ पर जीआई ट्रैक में तीन ही तो रहते हैं, जीआई ट्रैक में एक स्प्लीन, स्टमक और पेनक्रिया, तो इनको सप्लाई कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये फिर सारी सप्लाई को कहाँ भेज देगा, हेपेटिक वेन में के थ्रू लीवर के पास। वहीं अगर स्प्लीन का देखा जाए तो स्प्लीन कैसे भेज रहा है, तो स्टोर भी करके रखता है स्प्लीन वेनस सप्लस है ना, स्पेनिक पल्प के थ्रू, यानी कि जो स्प्लीन है उसमें पल्प और साइनस होता है। ठीक है, साइनस और पल्प से मिलकर बना होता है, इसमें दो वो होते हैं पार्ट्स, पोर्शन होते हैं, जैसे पेनक्रियाज के अंदर आइसोलेट्स होते हैं, इसी तरीके से स्प्लीन के अंदर दो पोर्शन होते हैं, जिसमें एक साइनस होता है यानी कि खाली जगह, और एक होता है स्प्लीनिक पल्प। तो पल्प वाला में उसमें भी रेड पल्प होता है जिसमें कि ब्लड रहता है, और जो वीनस रहता है उसमें वीनस ब्लड रहता है। ठीक है ना, इस तरीके से द लार्जर अमाउंट ऑफ द ब्लड द स्टोर इन द स्प्लीन, ये जो रिजर्वॉयर जो ब्लड का बोला जा रहा है कि यानी कि जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड अगर स्टोर करके रहता है तो एक तो हार्ट में मिलेगा, हार्ट में रहता है और फिर वो निकलता रहता है, लेकिन स्प्लीन क्या करती है, उसको स्टोर करके रखती है, और उसमें धीरे धीरे क्या रहती है, उससे ब्लड में जो 45% या 44% जो हेमेटोक्राइट होता है यानी कि आरबीसी होती है, उस आरबीसी को वो क्या करती है, अपने अंदर से रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है उसमें, वहाँ से उसको निकालती है, उस सिस्टम के थ्रू उसको निकलती है। अगर उसमें कोई भी आरबीसी पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का है, उसमें होते हैं मैक्रोफेज, वो खत्म कर देते हैं। तो उस सिस्टम की वजह से वहाँ पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा पहुँचती है और वहाँ पर रिजर्व रहता है, और वहाँ पर धीरे धीरे हो गया फिल्टर की तरह होता रहता है। उसमें फिल्टर ब्लड में और कुछ नहीं होता, बस आरबीसी को मारने का काम रहता है, वो आरबीसी जो कि ओल्ड हो गई है, ऐसा नहीं नई आरबीसी को मारा जाएगा, नई आरबीसी को निकाल दिया जाता है, पुरानी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू। जो वीनस साइनस होता है, साइनस मतलब उसकी जो खाली जगह होती है, ठीक है, जाल जैसा होता है। द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टियोल्स ओपन द डायरेक्टली इनटू द वीनस साइनस एंड द व्हेन द स्प्लीन द डिस्टेंट द साइनस वेल द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ब्लड टू द स्टोर एंड कैपिलरी ऑफ द स्प्लेनिक पल्प आर हाईली परमेबल। ठीक है ना, यानी कि जो पल्प में जो ब्लड वेसल होता है यानी माइक्रो सर्कुलेशन है, वो कैसी होती है, परमेबल होती है, किसके, ब्लड की सेल्स को निकालने के लिए परमेबल होती है बाहर। तो जब वो बाहर निकलती है तो जिसमें जो बाहर निकल गई,
ठीक है, वो तो ठीक है, जो रह जाती है उसको क्या करते हैं, मैक्रोफेज जो है, कैपिलरी ऑफ द स्प्लेनिक पल्प द हाईली परमेबल, सो द मोस्ट ब्लड द सेल्स द पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो उससे काफी सारी जो है बाहर निकल जाती है, एंड द स्टोर इन द पल्प, तो वो बाकी जो स्टोर हो जाती है पल्प में। लेकिन जो नहीं हो पाती वो साइनस में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं, और जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के थ्रू क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। वही स्प्लीन का जो काम है, स्प्लीन का काम क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर जो है इस सिस्टम के थ्रू वहां पर जितनी भी पुरानी आरबीसी उनको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी ब्लड लॉस होता है किसी भी पर्सन का, तो उस कंडीशन में वो ब्लड लॉस के टाइम पर जो ब्लड की जो लॉस हो जाता है, जब ब्लड की सप्लाई जरूरत पड़ती है बॉडी में एक्सटर्नल ब्लड की, तो वहां से जितना भी ब्लड रहता है, जो आरबीसी मारने का वो रुक जाता है, और जितना भी ब्लड जरूरत होती है बॉडी को वहां से सप्लाई शुरू हो जाती है। ये भी काम रहता है इमरजेंसी ब्लड की तरह, इसलिए रिजर्वायर बोला जा रहा है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द स्प्लीन कौन कर रहा है, रेगुलेट द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है इसीलिए उसको रेगुलेट करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कब काम करता है, जब कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशन की एकदम फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन होती है, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी में बॉडी के हर एक पार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ज्यादा ही फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका फंक्शन बढ़ जाता है ना, वो ज्यादा एक्टिव मोड में काम कर रहे थे। तो उस कंडीशन में जो ब्लड है वही तो लेकर जाएगा, तो ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हार्ट को ब्लड की जरूरत पड़ेगी। हार्ट क्या करेगा, उसमें हार्ट बीट बढ़ता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और ब्रीथिंग बढ़ जाती है। ब्रीथिंग इसलिए बढ़ती है कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा, जो गैसियस सेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा है और ऑक्सीजन अंदर आए, जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, हर एक ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई पहुंच पाए, जिससे कि वो प्रोसेसिंग करने के लिए जो ऑक्सीजन और जो फूड की जरूरत है वो प्रॉपर पहुंच पाए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में जो उसको कंट्रोल करता है स्प्लीन को, इसीलिए कि जब हमें जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में ब्लड की, तो वो आराम से सप्लाई दे सके। तो वहां पर जो रेगुलेट कौन करता है उसको, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो हेपेटिक सर्कुलेशन की जो मैं बात कर रहा था, उसमें है कि होता है हेपेटिक आर्टरी, होता है पोर्टल वेन। ये जो पोर्टल वेन है इसकी सप्लाई जाती है किसको, वेना केवा को, और हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई जाती है सीधा किससे आ रही है, एरोटा से। जब वो डिसेंडिंग, ठीक है ना, जो असेंडिंग आर्टरीज है, ठीक है ना, असेंडिंग आर्टरीज निकल रही है, वहां से सप्लाई जा रही है। एक जा रही है तुम्हारे लीवर को, और एक जा रही है स्प्लीन को, और बाकी जा रही है जीआई ट्रैक्ट के अदर ऑर्गन्स को। ठीक है, तो इस तरीके से हेपेटिक आर्टरी को। लेकिन जो पोर्टल वेन है, इस पोर्टल वेन की क्या खासियत है कि जो जीआई ट्रैक्ट से जितना भी सर्कुलेशन है, यानी कि जितना भी एब्जॉर्ब होकर आया है, जितना भी अमाउंट में जो टिश्यू के द्वारा जो वेनस ब्लड है, यानी कि जितना भी वीनस ब्लड की सप्लाई है, वो कहाँ जाती है, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर को। सेम ऐसी स्प्लीन से निकलने वाला जितना भी ब्लड होता है वो डायरेक्टली वेना केवा में जाकर वो कहाँ जाता है, लीवर को, वो भी किसके थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू। इस तरीके से होता है। तो ये जो पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो किस में हो रहा है, ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल की बात क्यों नहीं होगी, तो ब्लड वेसल की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है। मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बताया था कि पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन, और तीसरी होती है कैपिलरी। अगर हम बात करें आर्टरी की, तो आर्टरी उसको बोला जाता है जो ब्लड वेसल हार्ट से सप्लाई को बॉडी के पार्ट में लेकर जाए, उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। यानी कि हार्ट से जो सप्लाई लेकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। और वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए वेन, तो वेन को बोलते हैं जब पूरी बॉडी से ब्लड को सप्लाई कहाँ जाए, हार्ट को, यानी कि हार्ट को सप्लाई लेकर जाए। तो फ्रॉम द सेल द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, सीधा फ्लो, ब्लड फ्लो टू द हार्ट, यानी कि जब हार्ट के लिए जब सप्लाई जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेन। वहीं अगर ब्लड जो है हार्ट से, फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। इनको कनेक्ट करने वाली जो बीच में जो कनेक्टिविटी है, वो जब पेरिफेरी में पहुंचेगा, पेरिफेरी में जब ब्लड पहुंचता है तो कनेक्ट कहाँ रहता है, कैपिलरी से कनेक्ट रहता है। तो यानी कि जब हार्ट से ब्लड निकलता है, ठीक है, जब हार्ट से ब्लड, यानी कि हार्ट से जब भी कभी ब्लड बाहर जाएगा तो वो जितने भी लेकर जाएंगी, जो जो ब्लड वेसल इस काम को करेंगे, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाएंगी, उनको सबको आर्टरी बोलेंगे। इसीलिए जब कभी भी हार्ट से सप्लाई कहाँ जाती है, लंग्स को जाती है, तो इसलिए उसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है, जो कि है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जनरली जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन वहां पर कैसा रहता है, इसलिए
वहां पर रहता है कि हार्ट से कहाँ जा रही है, लंग्स को सप्लाई जा रही है, लेकिन लंग्स को कैसा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि जनरली आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो वहां एक्सेप्शनल केस है। सेम ऐसे ही हार्ट से जब निकल कर बॉडी को जब ब्लड जा रहा है, यानी हार्ट से जब दूर जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, आर्टरी। वो आर्टरी, सबसे पहली आर्टरी कौन सी निकलती है, एरोटा, सबसे बड़ी कौन सी है, एरोटा। वो एरोटा छोटे छोटे सेगमेंट में टूटती जाती है, यानी कि तोड़ती जाती है, मतलब सप्लाई जाती है, यानी कि उससे छोटी छोटी सप्लाई जाती है, उसको बोलते हैं आर्टरी। फिर वो आर्टरी जो है और छोटे डायमीटर में, उनके डायमीटर घटता जाता है और सप्लाई जो है और ऑर्गन्स को जाती है, तो वो हो जाती है आर्टियोल। आगे जाके वो आर्टियोल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैपिलरीज से कनेक्ट रहती है। ये कैपिलरीज जो है दोनों का जंक्शन का काम करती है, यानी कि आर्टरी और वेन्स के जंक्शन का। ये कैपिलरी आगे जाकर फिर किसमें मिलती है, वेन्यूल्स में, और ये वेन, फिर ये सप्लाई किसको जाती है, वेन्स को, और ये वेन जो है जाती है वेना केवा को, वेना केवा से किसको, हार्ट को सप्लाई जाती है। ये सारा सर्कुलेशन वहां पर समझाया था। मेरा अभी यहाँ पर जो प्रोस्पेक्ट है वो ये है कि आपको आर्टरी और वेन्स के बारे में बताना, ठीक है। तो आर्टरीज में हमेशा कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और वेन्स में कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है या कंसंट्रेशन है वो कम रहे। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा रहे। और वहीं आर्टरी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम रहती है। ऐसे ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक्सेप्ट, ठीक है। इनमें होता क्या है, ये जो ब्लड वेसल है, अब आर्टरी और वेन के मतलब समझ में आ गया। आर्टरी किसको बोल रहे हैं, जो ब्लड हार्ट से लेकर जा रहा है, और जो हार्ट को लेकर आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, वेन, और बीच में इन दोनों कनेक्ट करने वाला कौन सा, कैपिलरी। अगर बात करें इनके ब्लड वेसल्स की, तो इस ब्लड वेसल बनी हुई किसकी है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, ठीक है ना। और भी डिफरेंस है आर्टरी और वेन में, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो बनी हुई है ये ब्लड वेसल्स, इसके 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। उनको बोलते हैं, पहला ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी कि जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया जो बीच की लेयर होती है, और जो ल्यूमन वाला एरिया होता है, ल्यूमन वाला एरिया मैं समझाऊं आपको कि मान लो इधर ये पेन है, पेन के अंदर का जो खोखला वाला भाग है उसको बोलते हैं ल्यूमन। जो खाली वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं ल्यूमन। तो ये जो ल्यूमन वाला जो खाली वाला पार्ट है जहां पर ब्लड बहता रहता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो जो अंदर से जो पहली लेयर दिखाई देगी वो क्या होगी, तुम्हारी ट्यूनिका इंटरना में आएगी, और जो बाहर से रहेगी लेयर उसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, और जो बीच में रहेगी मीडिया, यानी कि बीच वाली को मीडिया और बाहर वाली को एक्सटर्ना और अंदर वाली को इंटिमा, ठीक है। तो ट्यूनिका इंटिमा जो है, ट्यूनिका इंटिमा की जो सबसे अंदर की लेयर रहेगी, यानी कि जहां ब्लड के कांटेक्ट में जो रहेगी वो रहेगी एंडोथीलियम, ठीक है। और इसी तरीके से बाहर जो एक्सटर्नल रहेगी उसमें स्मूथ, जो मीडिया है उसमें स्मूथ मसल रहेगी, और एक्सटर्नल वाले में जो है एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन वगैरह रहेंगी, ठीक है। और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन कहाँ रहेगी, जो अंदर से रहेगी, यानी कि जो कार्डिक स्मूथ मसल है कैसी रहती है, इसमें स्केलेटल मसल से नहीं रहती। जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी उसमें सब कैसे मिलेगी, स्मूथ मसल रहेगी। और स्मूथ मसल की क्या खासियत होती है, स्मूथ मसल की खासियत होती है कि वो होती है इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आर्टरी और वेन में जो बेसिक एक और डिफरेंस रहता है, एक तो ये डिफरेंस है ये कि हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई वो किसको लेकर जा रही है, किसको कहाँ लेकर जा रही है, यानी कि आर्टरी जो है हार्ट से सप्लाई बाहर की तरफ जा रही है, और ये जो है हार्ट को लेकर जाती है। अगर इनमें एक और बेसिक डिफरेंस देखा जाए कि आर्टरीज का जो होता है थिकनेस होती है, वॉल की जो थिकनेस है, यानी कि इंटरना से लेकर एक्सटर्ना के बीच की अगर थिकनेस को नापा जाए, जो मोटाई को नापा जाए, तो आर्टरीज की जो ये जो थिकनेस है, वॉल ऑफ थिकनेस आर्टरीज की, वो होती है मोटी, और वहीं अगर वेन्स की थिकनेस देखी जाए तो वो होती है पतली। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या देखने को मिलता है हमको कि वेन्स के अंदर वाल्व देखने को मिलता है, और ये वाल्व की जो डायरेक्शन रहती है टूवर्ड द हार्ट रहती है, यानी कि हार्ट की तरफ उसके वाल्व की सप्लाई रहेगी इस तरीके से, यानी कि हार्ट की तरफ खोलेंगे, हमेशा किस तरफ खोलेंगे, हार्ट की तरफ खोलेंगे, जिससे कि हार्ट की तरफ तो ब्लड जाए लेकिन वापस ना लौटे, इसलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी वॉल पतली होगी। और एक और डिफरेंस होता है कि ये डीप फेसिया में पाए जाएंगे, ये सरफेस मतलब स्किन की तरफ ज़्यादा पाए जाएंगे, एक्सटर्नल में। जो वेन्स होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं हमारे हाथों में, वो सब क्या रहती है, वेन्स रहती हैं, लेकिन जो डीप फेसिया में रहेंगी, जो नियर द बोन रहेंगी, वो रहेंगी तुम्हारी आर्टरीज, ठीक है ना। ये सब डिफरेंस रहता है।
तो ये एक पूरा चार्ट है कैसे कैसे फंक्शन में देखा जाए तो सेंड टू द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड ब्लड टू द हार्ट, यानी कि टू द हार्ट यानी कि हार्ट को लेकर जाएंगे, ये फ्रॉम द यानी कि उससे लेकर आएंगे। और यहाँ पर मटेरियल द एक्सचेंज द विद द टिश्यू, या टिश्यू के अंदर जब गैसियस एक्सचेंज और जितना भी एक्सचेंज हो रहा होगा, यानी कि एक ऑक्सीजनेटिव ब्लड में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जहाँ मिलन होगा वो क्या टिश्यू में जाकर वो क्या मिलेंगी, कैपिलरीज मिलेंगी। कैपिलरीज को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रेशर अगर देखा जाए तो आर्टरीज में प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, और वेन्स में प्रेशर लो रहेगा। इसका क्या कारण है? प्रेशर इसलिए हाई रहता है आर्टरीज में क्योंकि ब्लड डायरेक्टली हार्ट जो जब पंप करता है, वेंट्रिकल जब पंप करते हैं तो डायरेक्ट काम होता है आर्टरीज में। तो आर्टरीज डायरेक्ट डील करती है हार्ट से, और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसका जो ब्लड है पूरे फ्लो के साथ बाहर आता है। तो वो आर्टरीज में अरोटा और अरोटा जैसे आर्टरी, तो इस वजह से उसमें ब्लड का जो फ्लो है ना वो हाई रहता है। जब ब्लड का फ्लो हाई रहेगा, उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, उसमें ज़्यादा होने की वजह से उन पर प्रेशर फील ज़्यादा रहता है। वहीं वेन्स जो है ब्लड को सप्लाई को लेकर आ रही हैं, तो इसलिए इनका प्रेशर जो है एज कम्पेयर टू लो रहता है। ल्यूमेन डायमीटर देखा जाए तो ल्यूमेन डायमीटर नैरो रहेगा किसमें, आर्टरीज में, और इसका जो है वाइड रहेगा, यानी कि ज़्यादा चौड़ी रहेंगी एज कम्पेयर टू आर्टरी। ठीक है, आर्टरीज के कंपैरिजन में जो वेन्स हैं वो ज़्यादा चौड़ी मिलेंगी। चौड़ी एक और कारण भी हो सकता है, क्या होता है कि उनकी जो वॉल है वेन्स की वो क्या रहती है, पतली रहती है, यानी कि उनमें जो स्मूथ मसल्स वाला है वो एरिया कम रहता है, और यहाँ स्मूथ मसल ज़्यादा एरिया पाया जाता है, यानी कि जो मीडिया है उसमें ज़्यादा ब्लड वेसल ज़्यादा मसल्स रहती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नैरो होता है। वॉल की थिकनेस इसमें थिक रहती है, इसमें थिन रहती है, अभी बताया था। वॉल की जो लेयर रहती है उसमें ट्यूनिका एडवांसिया यानी कि एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, यानी कि 3 लेयर से रहती है, इसमें भी 3 लेयर रहती है। इसकी जो मीडिया वाली लेयर है वो ज़्यादा थिक पाई जाती है, और इसकी जो मीडिया वाली है वो ज़्यादा थिन पाई जाती है। और अगर कैपिलरीज की बात करें तो सिर्फ ट्यूनिका इंटिमा सिर्फ एक ही लेयर पे मिलती है, वो भी लास्ट वाली, यानी कि ऊपर की जो मीडिया और एडवेंसिया या एक्सटर्ना है वो नहीं मिलती। ठीक है, और ये एक्सट्रीमली थिन होती हैं। ये सिंगल सेल थिक, यानी कि सिंगल सेल थिक का मतलब है कि एक जो सेल होती है ना इतनी होती है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। हमेशा कैपिलरीज आंखों से दिखाई नहीं देती। ठीक है, इतनी छोटी होती है, इतनी पतली पतली होती है, माइक्रोस्कोपिक। मसल एंड इलास्टिक देखा जाए तो इसमें लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, और यहाँ पर जो है स्मॉल अमाउंट में इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। वाल्व देखा जाए तो सिर्फ इसमें वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं, और किसी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, वाल्व्स के पाए जाने और न पाए जाने के बेसिस पर भी हम जो आर्टरी और वेन में डिफरेंस करते हैं। जैसे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की अगर बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी को इसलिए बोला जाता है, पल्मोनरी वर्ड बेशक है लेकिन उसमें डीऑक्सीजनेटेड, उनमें जो वाल्व पाया जाता है उसके बेसिस पर भी हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद आता है माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब है यहाँ पर हमारा कैपिलरी से है। द माइक्रो सर्कुलेशन रेफर द फ्लो द ब्लड थ्रू द मिनट्स ब्लड, मिनट्स मतलब ब्लड, 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड, मिनट ब्लड याद आ रहा है, 1 मिनट के अंदर, ये अलग वीडियो में हमने डिस्कस किया है जिसमें कार्डिक आउटपुट के बारे में बताया। द मिनट ब्लड वेसल्स, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड वेसल्स के अंदर आया। ठीक है, आर एज द आर्टियोल्स एंड द कैपिलरी देन वेन्यूल्स। ठीक है, तो उन वेन्यूल्स के और आर्टियोल्स और कैपिलरीज के अंदर रहता है। कैपिलरी सर्कुलेशन फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन। तो माइक्रो सर्कुलेशन का सबसे मेजर पार्ट क्या है, कैपिलरीज। द ह्यूमन बॉडी कंटेन द 10 मिलियंस ऑफ द कैपिलरीज, लगभग 10 मिलियन के समथिंग कैपिलरीज ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। स्टडी ऑफ द कैपिलरी सर्कुलेशन, द फ्लड फ्लो द थ्रू द कैपिलरी सर्कुलेशन, स्टडी द फोकसिंग द कैपिलरीज अंडर द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, यानी कि इसको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के ही थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, स्टडी की जा सकती है। फ्रॉग्स वेब द मेसेंट्री द एनिमल्स ऑफ द फिंगर नेल्स बेड ऑफ द ह्यूमन कैन बी ऑब्जर्व बाय द यूजिंग माइक्रोस्कोप। इसको जो देखने का जो प्रोसेस है वो रहता है ह्यूमन बेड का जो नेल रहता है, यानी कि नेल पे देख सकते हैं इसके माइक्रो सर्कुलेशन को। दूसरा फ्रॉग के वेब पे, यानी कि फ्रॉग में देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कैसे स्टडी करें, कहाँ पर स्टडी करें, बॉडी का जो हमारे बॉडी का जो टिश्यू है उसको काट कर देखेंगे तो नेल बेड पर इसकी जो है स्टडी अच्छे से हो पाती है माइक्रो सर्कुलेशन की और फ्रॉग के वेब में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैपिलरी कितना, 10 बिलियंस है। ठीक है, सरफेस ऑफ द कैपिलरी कितनी है, 500 से 700 स्क्वायर मीटर, यानी पूरा 500-700 स्क्वायर मीटर में क्या फैली हुई है, कैपिलरीज फैली हुई है। लेंथ लगभग जो है 1 mm की है, यानी कि 1 mm लेंथ, यानी कि 1 mm से ज़्यादा या 0.5 mm लेंथ रहती है। फिर उसके बाद कैपिलरी खत्म।
इस तरीके से बस कैपिलरी की मैक्सिमम लेंथ रहती है। एवरेज डायमीटर कितना है 8 माइक्रोन, यानी कि इतना छोटा होता है 8 माइक्रोन। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है वो सिर्फ 500 माइक्रोन से नीचे देख ही नहीं सकती, 500-700 माइक्रोन से नीचे हमारी आंखें देख ही नहीं पाती, और ये है 8 माइक्रोन, तो देख ही नहीं सकती। हम इसको सिर्फ किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। प्रेशर ऑफ द आर्टरीज 32 mmHg, इनका प्रेशर कितना होता है 32, ठीक है ना। और वीनस वाली यानी कि आर्टरी की तरफ से जब सप्लाई आ रहा है, आर्टियल सप्लाई, ठीक है ना, तो 30 से 32 आता है, और वीनस से जो सप्लाई जा रही है उसमें कितना 14 से 16 mmHg, यानी कि जो सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का जो फ्लो है उसका जो प्रेशर आता है इतना आता है। द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो कितना आता है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इससे विस्कोसिटी रहती है, फ्लो होता है, यानी कि ऐसा कीचड़ की तरह इसमें बहता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और अगर ब्लड की अगर विस्कोसिटी देखी जाए तो वाटर से 5 गुना रहती है ब्लड की विस्कोसिटी। ये इस तरीके से कुछ ल्यूमन रहता है, यानी कि ब्लड कैपिलरी को अगर हम टीएस काट के देखें, ट्रांसफर सेक्शन करें उसका, तो उधर पेरीसाइट्स यानी कि ये जो कौन सी है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है ना। और ये जो एंडोथीलियल वाली सेल है ये क्या रहता है, उसी की ल्यूमन का सबसे पहले जो सेल थी, यानी कि पहली जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है एंडोथीलियल सेल की। और उसके बाद जो एक और लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये पूरी की ट्यूनिका एंटरना, ठीक है, एंटेमा, ट्यूनिका एंटेमा 2 सेल से मिलकर बना हुआ है, सिर्फ 2 सेल से। कौन सी, एक सेल है तुम्हारी पेरीसाइट्स और दूसरी कौन सी एंडोथीलियल। एंडोथीलियल सेल की लेयर हर एक उसमें मिलेगी, किसमें, वैसे तो पेरीसाइट्स की मिलेगी और हर एक में मिलेगी, किस में मिलेगी, हर एक ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेगी। जब ल्यूमन साइड से देखेंगे तो एंडोथीलियल सेल मिलती है। ये एंडोथीलियल सेल आपकी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे जब ब्लड क्लॉटिंग वाला जब मैंने सर बताया था तब उसमें इन सर की चीज के बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। फेनेस्ट्रा क्या है यहाँ पर, जो इससे सर्कुलेशन से जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है उसमें जो छेद रहते हैं कैपिलरीज में उनको बोलते हैं फेनेस्ट्रा, ठीक है ना। इस तरीके से आर्टरी से निकलती है और उस आर्टरी से ये जो है प्रेसिज प्री कैपिलरी स्पिंचर इन द रिलैक्स स्टेट, जब जो कॉन्ट्रैक्शन जो स्पिंचर पाए जाते हैं कि अब ब्लड मान लो ज़्यादा आ रहा है और कम ब्लड पहुंचाना है किसी बॉडी के, मतलब किसी जगह पर सर्कुलेशन को क्या है कंट्रोल करना है कि कितना उस टिश्यू के लिए ब्लड की सप्लाई जाती है, तो इसको कंट्रोल ब्रेन कैसे करेगा, तो उसके लिए क्या है कि स्पिंचर होना बहुत जरूरी है। और ये स्पिंचर किसका होता है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है। हमेशा स्पिंचर जहाँ कहीं भी होगा स्केलेटल मसल का होगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, नर्वस सेल्स की, नर्व फाइबर की। और नर्व फाइबर तभी काम कर पाएगा जब उसमें कोई भी स्केलेटल मसल होगा, ठीक है। तो या स्केलेटल मसल्स हो या फिर ये कार्डिक मसल्स का भी, सॉरी कार्डिक मसल कह रहे हैं, स्मूथ मसल्स का भी बना होता है, लेकिन स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो स्पिंचर होते हैं वो स्केलेटल मसल्स के बने रहते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स के बने होते हैं, जिससे कि मसल्स की एक और खासियत होती है ना मसल्स की, कि वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है उनके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता होती है कि जैसे ही उनको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इसलिए जो कैपिलरीज हैं यहाँ पर, जो आर्टरीज की सप्लाई है, और आर्टरी जो है यहाँ पर ट्रू कैपिलरी यानी कि जो छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया। और ये जो है यहाँ पर ब्लड का जब एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पर पाया जा रहा है, यहाँ पर जो ये जो बीच बीच में खाली जगह देख रहे हो यहाँ पर पाया जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर ECF, जो ECF पाया जाता है, ठीक है ना, वो सब जो है वहाँ से सर्कुलेशन हो गया, यहाँ पर सेल्स पाई जाएंगे आसपास, तो सेल से क्या होगा जो एक्सचेंज हुआ और फिर वो इसमें फेनेस्ट्रा जो दिखा रहे थे उसके थ्रू एक्सचेंज हो जाता है और फिर से वो किसका पार्ट बन जाता है, ब्लड का। ब्लड पूरा कंप्लीटली रहता है, ठीक है ना, यहाँ से निकला और इस तरीके से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाके वेन्यू से आगे जाने लगता है। द आर्किटेक्चर ऑफ द क्यूटेनियस ब्लड वेसल, ये जो आर्किटेक्चर है यही है आर्किटेक्चर, ठीक है ना, कि कैपिलरी बेड किस तरीके से जो है क्यूटेनियस में रहता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन में किस तरीके से आर्किटेक्ट रहता है, किस तरीके से उसमें रहती है। जैसे कि हमारी जो उंगलियां रहती हैं, अगर उसमें हल्का सा कट लग जाए तो ब्लड निकलने लगता है, और निकलते निकलते जैसे पिन चबाते हैं, और वो करने के लिए रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए जब पिन लगाते हैं तो थोड़ी देर तक तो ब्लड निकलेगा, फिर उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा, अगर उसे दबाव नहीं कुछ मत करो। कैसे होता है कि वो जो हमने जब पिन चबाई है तो कोई आर्टरी उसमें डैमेज नहीं हुई, उसमें कैपिलरीज डैमेज होती हैं, उन कैपिलरीज से कई सारी कैपिलरी डैमेज होती है, धीरे धीरे क्या है उनमें ब्लड फ्लो होने लगता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जो लोकल सर्कुलेशन। जब ब्लड क्लॉटिंग उसमें बताया था कि कैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड जो है क्लॉट कर जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लड क्लॉट करेगा, और फिर उसके बाद जब क्लॉट करेगा
उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर जो डैमेज हुई है वो होती है कैपिलरीज डैमेज होती हैं। तो वही बता रहा है कि आर्टियोज द अराइज द स्मॉलर आर्टरीज द बेस द पेपिली ऑफ द डर्मिस, यानी कि डर्मिस यानी कि हमारी स्किन में जो सप्लाई रहती है वो किसकी रहती है, कैपिलरीज की रहती है, आर्टरीज के छोटे छोटे। वहीं से फिर ब्लड जो है कैसे वेन्यूज में आता है, इस तरीके से जो सर्कुलेशन है ये कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा क्यूटेनियस यानी कि स्किन में कैसे पाया जाता है। फंक्शन ऑफ द क्यूटेनियस सर्कुलेशन, सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ स्किन एंड द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। यानी कि जब देखा होगा कि ठंडी के टाइम में नाक जो है रेड हो जाती है, तो क्या होता है कि रेड होने का कारण है कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से कान और नाक जो है वो रेड हो जाते हैं। तो क्योंकि उनकी ब्लड की सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा नहीं आने लगती क्यूटेनियस यानी कि स्किन को। और बॉडी टेम्परेचर को भी, जब बॉडी को गर्म करना होता है तो ब्लड की सप्लाई जहाँ पर जिस पोर्शन को यानी कि बॉडी के जिस पार्ट को अगर गर्म करना है वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, तो वहाँ पर वो सर्कुलेशन उस ब्लड की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर जो रेगुलेट करने का भी जो प्रोसेस रहता है, हीट लॉस या हीट गेन, ठीक है, तो वो सब जो है किससे किया जाता है, क्यूटेनियस होता है। ठीक है, बाकी ब्लड की जो न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वो भी किसका रहता है, क्यूटेनियस सर्कुलेशन। क्यूटेनियस सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो माइक्रो सर्कुलेशन है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो ऑफ द स्किन कितना रहता है, 250 ml पर स्क्वायर मीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में 2050 यानी कि 250 ml ब्लड की सप्लाई जाती है टू द स्किन। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड किसको कौन करता है, रेगुलेशन क्यूटेनियस ब्लड को हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है उसका सर्कुलेशन जो कंट्रोल है उसको हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अभी जो इसमें दिखाया था ये जो कंट्रोल है यहाँ पर, ये जो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पिंचर को, स्पिंचर को कंट्रोल करने वाला यहाँ पर है तुम्हारा हाइपोथैलेमस। इनको जाती है जो है जो नेगेटिव फीडबैक जाता है कि कितना ब्लड की सप्लाई जा रही है, कितनी नहीं भेजनी है, ये सारी जो है हाइपोथैलेमस के थ्रू। जो इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, और जो थैलेमस होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के, मतलब रेगुलेट किया उसको फील करने के लिए होता है। रेगुलेट तो हमारी अपनी बॉडी के टेम्परेचर का बाहर का तो थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन उसको फील करने का जो काम है वो थैलेमस का है। और जो हाइपोथैलेमस का काम है वो है इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन भी करना, उसको रेगुलेट भी करना। द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज द हाइपोथैलेमस एक्टिविटी। तो किस तरीके से हाइपोथैलेमस का होता है, पूरा जो टेम्परेचर का रेगुलेशन है वो अलग से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरे किसी वीडियो में। ठीक है, इसके बाद है ये फीटल सर्कुलेशन, किस तरीके से फीटल में सर्कुलेशन होता है, यानी बच्चों में कैसा सर्कुलेशन होता है, ये है। ठीक है, इसके बाद है अप्लाइड फिजियोलॉजी, जैसे स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक और है कि स्ट्रोक इज द सडन डेथ द न्यूरॉन्स इज द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑफ द ब्लड सप्लाई। जब किसी ब्रेन के किसी न्यूरॉन्स में, ठीक है ना, उनकी डेथ हो जाए कि, और डेथ होने का कारण क्या रहे, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से अगर, और वो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई कई कारण हो सकते हैं, या तो हार्ट के पास ब्लड की सप्लाई कम आ रही है यानी कि ब्लड का लॉस हो गया तब भी स्ट्रोक हो सकता है, या फिर जो है किसी आर्टरीज में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, या किसी ने जो है ब्लड की सप्लाई को बंद कर दिया या कट गई, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी काट दो तो ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी। तो वो कोई भी कारण हो, या फिर वो ब्लॉकेज हो जाए वहाँ पर किसी प्रकार का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनएडिक्वेट जब ब्लड सप्लाई जाएगी तो न्यूरॉन्स में क्या होने लगेगा, उनको लोकलाइज डेथ होने लगेगी। उस कंडीशन में जो अटैक आएगा उसको बोलते हैं स्ट्रोक, अटैक की तरफ। उसमें क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा। इट इज द कैरेक्टराइज द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पैरालिसिस, यानी कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, यानी पैरालिसिस का मतलब है उस पर्टिकुलर ऑर्गन या जो एरिया गवर्न हो रहा है, यानी कि ब्रेन के जिस हिस्से से जो हमारी बॉडी का पार्ट गवर्न कर रहा है यानी कि रेगुलेट किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा कुछ समय के लिए, यानी कि वो काम ही नहीं करेगा। तो वो काम नहीं करेगा, या तो ये परमानेंट काम नहीं करेगा, या फिर अभी काम नहीं कर रहा बाद में काम करने लगे। ये दोनों ही चीजें हो सकती है, यानी कि रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। एंड अदर सिम्टम, स्ट्रोक इज द कॉल्ड द कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVA, या ब्रेन अटैक भी बोलते हैं उसको। टाइप कैसे हो सकता है, इस्कीमिया स्ट्रोक हो सकता है या हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब है कि जब ब्लड की सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंची तो उसको क्या बोलेंगे, इस्कीमिक स्ट्रोक बोलेंगे। वहीं हेमरेजिक स्ट्रोक कब बोलेंगे, जब ब्लड का लॉस हो गया, एक्सीडेंट हुआ, ब्लड का लॉस हुआ, या इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो ब्लड का लॉस हुआ, तो जिससे क्या आ गया, हेमरेजिक स्ट्रोक आ गया।
सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वीकनेस आ सकती है, नमनेस या पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में नमनेस फील होने लगे, कम फीलिंग हो रही है, सुन्न पड़ गया है हाथ या पैर, कुछ भी, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट आने लगती है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता बोलने में। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो ये सब स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जा रहा है आदमी, तो ये सब स्ट्रोक के क्या है? सिम्टम्स हैं। इसके बाद आता है शॉक। शॉक इज द जनरल टर्म द रेफर द डिप्रेशन और सप्रेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन प्रोड्यूस बाय द एनी डिसऑर्डर, ठीक है। शॉक कब हो जाता है? कि जब कोई हमारी बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, उस नॉर्मल फिजियोलॉजी का क्या है, वो जो फंक्शन है वो डिप्रेस हो जाए, यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाए, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में बोलते हैं उसको हम शॉक, यानी कि कुछ समय के लिए कोई चीज़ रुक गई, जो काम होना था वो काम नहीं हुआ और उसकी वजह से रुक गया, बॉडी जो है सप्रेस हो गई या फिर डिप्रेस में चली गई अचानक से। अचानक से जब सारी चीज़ें होती है तब उसको बोलते हैं शॉक, ठीक है। ये जो शॉक है, सर्कुलेटरी शॉक रेफर द शॉक डेवलप बाय द इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो थ्रू आउट द ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में जब ब्लड की सप्लाई ना पहुंच पा रही हो, यानी कि स्पेसिफिकली ब्रेन को ना जा रही हो, तो सबसे पहले क्या जाएगा? पहले शॉक में जाएगी, फिर स्ट्रोक आएगा। स्ट्रोक जो है, ब्लड की सप्लाई जब नहीं पहुंच रही इनएडिक्वेट में, तो पहले शॉक लगेगा, फिर उसके बाद स्ट्रोक आएगा। स्ट्रोक की जो है, जब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे तब स्ट्रोक बोलेंगे। जब तक न्यूरॉन्स डैमेज नहीं हुए तब तक वो क्या है? शॉक की कंडीशन में रहेगा पेशेंट। इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट मे बी रिजल्ट इन द डेथ इफ द अफेक्टेड पर्सन इज नॉट द ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट ना मिले पेशेंट को या किसी भी पर्सन को और वो शॉक में चला जाए, चाहे वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाए, कई तरह के शॉक होते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारा ये देखो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो या वैसोजेनिक शॉक हो या कार्डियोजेनिक शॉक हो या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो, किसी भी प्रकार का शॉक हो, अगर उसको इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्या हो सकता है? लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, वो व्यक्ति मर भी सकता है। इसके स्टेज क्या होते हैं? कि फर्स्ट स्टेज का शॉक है जो कि कंपनसेट स्टेज होता है, कि जैसे कि मान लो अचानक से कोई सिंकोप में चला गया, बेहोश हो गया, तो उसको कुछ नहीं, जमीन पर लेटा दिया, पैर ऊपर कर दिया, तो ब्लड की सप्लाई सिर को पहुंचने लगेगी, तो वो फर्स्ट स्टेज का है, अपने आप ही एकदम जैसे चक्कर से आने लगते हैं, गिरने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद फील होता है कि हाँ सब ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये फर्स्ट स्टेज का कंपनसेटरी या कंपनसेटेड स्टेज रहती है। दूसरी होती है प्रोग्रेसिव स्टेज, जहां पर किसी एक्सटर्नल चाहिए तुमको, मतलब इसमें खुद से वो अपने आप ही ठीक नहीं होता, ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए उसको बचाने के लिए या उसको रिकवर कराने के लिए। थर्ड स्टेज होती है रिवर्सेबल, यानी कि अब जो शॉक है उसका कोई रिवर्सेबल नहीं है, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट आया है वो परमानेंट रहेगा, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे ब्लड लॉस हो गया और कहीं पर नेक्रोसिस हो गई, तब वो नेक्रोसिस होने से सेल को दोबारा से रिकवरी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर ब्लड लॉस होने की वजह से जो इस्कीमिया हुआ है उसकी वजह से फिर जब उसको ब्लड को लॉस होने से रोक लिया, उसको जो है ब्लड चढ़ा दिया बाहर से, और बाहर से ब्लड चढ़ाया तो जो ब्लड कम पहुंचा था अब उसको पूरा सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पहुंच गया, तो उसकी जो सेल थी अभी सफर कर रही थी वो ठीक से वो काम करने लगे। लेकिन अगर एक बार नेक्रोसिस हो गई, यानी कि थर्ड स्टेज इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच गया, तब कुछ नहीं कर सकते उसमें, इस तरीके से शॉक, ठीक है। इसमें एक्यूट अगर लॉस हो रहा है 10% का तो एक्यूट कंडीशन में बोलते हैं, ठीक है, और ये है तुम्हारा 10 to 15% से जो लॉस हो रहा है उसको इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल है कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, ये उसके बारे में फ्लो चार्ट है। ये तुम्हारा दिखा रहा है कि 15% से ज़्यादा हो रहा है तो डेथ की कंडीशन भी बन सकती है, किस तरीके से बन सकती है इसको आप रोक कर आराम से देख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ नहीं है कि जैसे टैकीकार्डिया हुआ, इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट बढ़ा जिससे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये किस तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जब ब्लड लॉस हुआ तो कैसे ब्लड के प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, एडीएस मैकेनिज्म, बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, ये सब पढ़ाया है, ठीक है, पीछे अलग अलग वीडियो में, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर ब्लड प्रेशर को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, वैसोमोटर सेंटर के बारे में बताया है, मायोकार्डियल इस्कीमिया के बारे में बताया है, उन्हीं को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यही सब सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। कैसे डेथ की कंडीशन भी पहुँच सकती है कि जब इस्कीमिया हो रहा है, सेरिब्रल इस्कीमिया मतलब है कि ब्रेन को जब सप्लाई नहीं पहुँच पा रही सफिशिएंट अमाउंट में, तो वैसोमोटर सेंटर जो है फेलियर हो जाता है, यानी कि उसको स्टिमुलेशन ही नहीं मिल पा रहा, और जिससे जनरलाइज क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाती है जनरलाइज, तो अब ब्लड की सप्लाई जो है अमाउंट और कम हो गया, जिससे क्या होने लगता है, ब्लड वेसल जो पुलिंग जो ब्लड वेसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा ब्लड गेन नहीं कर पा रहे, यानी कि ज़्यादा ब्लड नहीं ले पा रहे हैं,
तो जिसके क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा वीनस रिटर्न, जिससे कि डिक्रीज हो जाएगा कार्डिक आउटपुट। जब वीनस में ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि हार्ट को ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा पंप करने के लिए, तो वो आउटपुट क्या निकालेगा, तो जिससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्टिक फील ऑफ द ब्लड प्रेशर, तो जिससे डेथ हो जाती है, एकदम से जो ब्लड प्रेशर है वो लॉस होने लगता है धीरे धीरे। टाइप ऑफ द कॉज ऑफ द सर्कुलेटरी शॉक, सर्कुलेटरी शॉक के ये टाइप्स हैं, शॉक ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ये सर्कुलेटरी शॉक, यानी सर्कुलेटरी शॉक मतलब जो ब्लड की जो सर्कुलेशन की वजह से जो शॉक आ रहे हैं उनके टाइप हैं। शॉक ड्यू टू द इंक्रीज द वेस्कुलर कैपेसिटी, वेस्कुलर कैपेसिटी जब उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें सर्कुलेशन आ जाए, यानी कि ब्लड आ जाए, ठीक है। शॉक ड्यू टू द कार्डिक डिसीज, कार्डिक डिसीज की वजह से, यानी कि हार्ट अगर फेलियर हो रहा है उसकी वजह से जो ब्लड की समय, यानी कि एक चीज़ और समझिए, शॉक होता है कि जब इनसफिशिएंट अमाउंट में किसी भी बॉडी के पार्ट में जब ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, उस कंडीशन में उस ब्लड की जो फिजियोलॉजी है वो अगर रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। तो शॉक द कार्डिक डिसीज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, किसी भी कारण से शॉक आया हो वो क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी शॉक के अंदर आता है। सर्कुलेटरी शॉक को 3-4 पार्ट में डिवाइड है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो कि हेमरेजिक शॉक, टर्मिनेटिक शॉक, सर्जिकल शॉक, बर्न शॉक और डिहाइड्रेशन शॉक, इनमें डिवाइड किया हुआ है। यानी कि सर्जिकल की वजह से, यानी कि सर्जरी हुई है उसमें जो शॉक आया, ठीक है। टर्मेटिक मतलब कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की कमी हो जाए। वैसोजेनिक शॉक जो है, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक जो सेप्टिक शॉक, यानी कि जो नर्व सप्लाई होती है, यानी नर्व सेल्स में अगर डैमेज हो जाए उसकी वजह से एनाफाइलेटिक शॉक, या ब्रेन को जो है सप्लाई ना पहुंच पा रही हो ऑक्सीजन की, या ब्लड की जो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड ना पहुंच पाए, तो उससे हो जाता है वैसोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि ड्यू टू कार्डिक में अगर कोई ब्लड की सप्लाई कम पहुंच रही तो कार्डिक फेलियर होगा, फिर उसके बाद जो है उसकी वजह से जो शॉक आया, ठीक है, वो कार्डिक शॉक हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो है ये मायोकार्डियल ट्यूमर, यानी कि तो हार्ट में कोई ट्यूमर हुआ उसकी वजह से, या टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट मतलब जो उसमें जो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, सिस्टोलिक, उसमें जो है ड्यूटी की वजह से कार्डिक शॉक जो लग गया, यानी कि उसमें ब्लड नहीं सप्लाई पहुंचा तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा प्रॉपर। शॉक ड्यू टू द पल्मोनरी वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि पल्मोनरी वेस्कुलेशन, यानी कि जो हार्ट जो लंग्स से जो सप्लाई आ रही है हार्ट को, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, चाहे वो पल्मोनरी कोई भी इश्यू हो सकता है, ठीक है ना, उसकी वजह से, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट था, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो हार्ट का सर्कुलेशन वाला पार्ट जो है यहाँ पर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का कंप्लीट होता है। ये लास्ट वीडियो थी जिसमें आपका ब्लड की वेसल्स के बारे में मैंने बताया और आपके शॉक के बारे में बताया, ठीक है, और कैपिलरीज के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, ये सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। किस पर? ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में मिलते रहेंगे, ठीक है, बायोलॉजी में। जय हिंद।